आज के एपिसोड में हम देखेंगे कुछ ऐसे जीवों और दैत्यों की कहानियां जिन्हें कई लोगों ने खुद अनुभव किया है और ये उनके अनुभव इतने भयानक है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग आखिर जिंदा कैसे बच गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर स्ट्रेंज और आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये काफ़ी खौफनाक और साथ ही साथ मज़ेदार होने वाला है। और खासकर हमारी आज की गोटमैन की कहानी, जो आज के एपिसोड की चौथी कहानी है, ये इतनी खौफनाक और दिलचस्प कहानी है कि मैं खुद इसे नरेट करते वक्त डर गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लेकिन हमारी कहानियों को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानियों का सिलसिला और आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। कहानी 1, द नाइट वॉचर। ये 2 अगस्त की सुबह थी जब मैं और मेरी वाइफ 2 दिनों से म्यूलर स्टेट पार्क और ग्रीन माउंटेन फॉल्स से काफ़ी दूर क्रिस्टल क्रीक के किनारे पर जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। ये सेंट्रल कोलोराडो में स्थित एक सुदूर स्थान था जहां तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती थी। हम शहर के शोर शराबे से दूर कुछ दिन अपना वक्त बिताना चाहते थे, इसीलिए हमने कैंपिंग करने के लिए उसी जगह को चुना। जब हम वहां पहुंचे तो हमने अपना टेंट जंगल में एक गोलाकार साफ जगह के किनारे पर स्थापित किया, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर की थी और वहां से कुछ ही दूरी पर एक मिट्टी का कच्चा रास्ता भी था और वो जगह चारों तरफ जंगल के पेड़ों से घिरी हुई थी। जैसे ही मैं अपने टेंट से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरी वाइफ बाहर बैठी हुई थी और वो हवा को सूंघ रही थी। उसने मुझसे शिकायत की कि उस जंगल की हवा से खून की दुर्गंध आ रही है और ये सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा। वो दुर्गंध भारी ओजोन और अत्यधिक तांबे जैसी लग रही थी। मैंने अपनी वाइफ से कहा, शायद ये तूफान के आने का संकेत है, जिससे पहले अक्सर ऐसी तांबे जैसी मिट्टी की सुगंध आती है। लेकिन ये काफी अलग दुर्गंध थी जो मुझे काफी अजीब लगी। हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और हमने अपने टेंट के बाहर अपना नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। फिर लगभग 6 घंटे के बाद दोपहर के समय में हमने ये निर्णय लिया कि हम टेंट के बाहर खाना बनाने के लिए आग जलाना चाहते हैं। फिर ये सुनिश्चित करते हुए कि हमने हमारे टेंट को सील कर दिया है, हमने आग जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां और चारा ढूंढने का विकल्प चुना और उस आग के चारों तरफ लगाने के लिए कुछ उचित आकार के पत्थर भी हमने चुने। हम अपने टेंट से शायद 45 मीटर की दूरी पर थे जब कुछ अजीब चीजें अचानक होने लगी। इस पॉइंट पर वो तांबे की दुर्गंध पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी और इसीलिए जब वो अचानक वापस आई तो हमने तुरंत इस पर ध्यान दिया। वहां की हवा काफी भारी हो गई क्योंकि वो दुर्गंध प्रबल हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने अपनी शर्ट से अपनी नाक ढकने की कोशिश की, लेकिन असल में इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आग के लिए लकड़ियां और चारा इकट्ठा करना जारी रखा और उस दुर्गंध की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ मिनट बाद हमें कुछ सुनाई देने लगा
शायद हमसे 10 मीटर की दूरी पर एक तेज सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई जानवर तेजी से आगे बढ़ रहा हो, और एक अजीब आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति या कुछ और हंसते हंसते अपनी आवाज धीमी कर रहा हो, लेकिन ये आवाज नीरस थी और बहुत गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी तनावपूर्ण स्वर यंत्रों से आ रही हो। वो जो कोई जानवर था वो काफी तेज था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी नजरों से परे झाड़ियों में इधर उधर दौड़ रहा हो। उन झाड़ियों के हिलने के तरीके और आवाज से ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ा जानवर है। मेरी पत्नी इस दृश्य से भयभीत हो गई थी, और मैं भी। हम एक संभवित खतरनाक और अजीब सी आवाज वाले जानवर से गंभीर रूप से डर गए थे। हम तेजी से अपने टेंट की ओर वापस चलने लगे, और अगर जरूरत पड़े तो भागने के लिए हमने अपने पत्थर और लकड़ी नीचे फेंक दी ताकि हमें भागने में आसानी हो। लेकिन कुछ पत्थर और लकड़ियां मैंने फिर भी पकड़ रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हमारे काफी करीब आ रही थी, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे थे कि वो क्या चीज है जो ये अजीब आवाज कर रही है। जैसे ही हम अपने टेंट के समाशोधन में पहुंचे, वो अजीब आवाज पूरी तरह से रुक गई। हम दोनों अंदर से बहुत हिल गए थे, लेकिन हमने ये मान लिया कि वो शायद एक ऐसा जानवर होगा जिसके बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है। हम किसी तरह से आते समय कुछ लकड़ियां और पत्थर लाने में कामयाब रहे, इसीलिए हमने एक छोटा अग्निकुंड बनाना शुरू किया और चारों ओर पत्थर लगाकर हमने वहां आग जला दी। फिर दोपहर के बाकी समय कोई ऐसी अजीब घटना नहीं हुई, और जब रात आई तो बहुत अंधेरा होने से पहले ही हम टेंट के अंदर चले गए। हमारे सो जाने के थोड़ी देर बाद, शायद रात के 2 बजे के आसपास, मेरी वाइफ नींद से अचानक उठ गई और मैं भी जाग गया, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को टेंट से बाहर रेंगते हुए देखा था। जब वो टेंट से बाहर निकली तो वो चिल्लाने लगी। उसने कहा, बेब, यहां आओ, तुम वहां क्या कर रहे हो? यह सुनकर मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि जाहिर तौर पर मैं टेंट में उसके ठीक पीछे था, और फिर भी वो बाहर किसी पर चिल्ला रही थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च लाइट चालू की और टेंट के अंदर से अपनी वाइफ को बुलाया। मेरी वाइफ पीछे मुड़ी, और जब उसने मुझे टेंट के अंदर देखा तो उसका चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, क्या? तुम अंदर कैसे हो सकते हो? तुम तो मुझे बाहर से अभी अभी आवाज लगा रहे थे ना? ये कहकर वो और भी अधिक सफेद पड़ गई और कांपने लगी, और मुझे पता था कि वो भयभीत हो गई थी। मैं जल्दी से उठ गया और उसे टेंट के अंदर खींच लिया। मैंने उससे कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो पूरे समय अंदर टेंट में ही था और बाहर कोई नहीं है। लेकिन वो स्पष्ट रूप से खौफ से त्रस्त दिख रही थी, और वो बार बार कह रही थी, नहीं हैरी, तुम वहां बाहर ही थे और मुझे बुला रहे थे। मैं हद से ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मेरी तरह ही आवाज देने वाला कोई व्यक्ति उसे जंगल से बुला रहा था।
लेकिन डरने के बावजूद मुझे पता था कि मुझे आत्मविश्वास दिखाना होगा ताकि मेरी वाइफ को अब और ज्यादा चिंता ना हो और वो और ज्यादा ना डर जाए। मैंने अपने बैग से एक टॉर्च लाइट और छोटा शिकारी चाकू निकाला। मैं असल में हथियारों के मामले में कुशल नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कि यह चाकू वहां मौजूद किसी को भी डराने के लिए काफी है, खासकर अगर ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो मनोरंजन के लिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को यह कहते हुए शांत किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जांच करने के लिए जंगल के अंदर जाऊंगा, और हाथ में टॉर्च और चाकू लेकर टेंट से मैं बाहर आया और जंगल के अंदर जाने के लिए मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन सच कहूं तो ये कदम उठाने का मुझे आज भी अफसोस होता है। जब मैं हमारे टेंट के बाहर खुली जगह पर आ गया तो मैंने अपनी टॉर्च से त्वरित यहां वहां स्कैन किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने नीचे देखा और मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। हमने जलाए हुए अग्निकुंड के चारों ओर के सभी पत्थरों को हटा दिया गया था। उन्हें बेतरतीब क्रम में कैंप के चारों ओर फेंक दिया गया था। जब मैंने ये देखा तो मैं एक पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन कुछ घंटों तक वो आग बुझी रहने के बावजूद भी वो पत्थर छूने पर बेहद गर्म महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने घुटने टेक कर पत्थर की जांच की, वो तांबे की दुर्गंध अचानक मेरे नथुनों में भर गई, जो पहले की तुलना में कई अधिक तीव्र थी। फिर मुझे अपने टेंट की दिशा के विपरीत अंधेरे में अपने ठीक सामने से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल मेरे जैसी ही प्रतीत हो रही थी और उसने वही शब्द बोले जो मैंने कुछ सेकंड पहले अपनी वाइफ से कहे थे। उसने कहा, चिंता मत करो बेब, सब कुछ ठीक है। इस आवाज को सुनकर मेरा शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उस प्रकार की ठंड जो आप पर हावी हो जाती है जब आपको पता चलता है कि आपने असल में गलती कर दी है। बिना सोचे समझे मैंने अपनी टॉर्च ऊपर उठा ली और मैंने देखा कि वहां सबसे भयानक प्राणी खड़ा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह बहुत ही बड़ा प्राणी था। आपको बता दूं कि मेरी लंबाई लगभग 5 फीट 10 इंच है और यह चीज मुझसे कम से कम 2 फीट लंबी थी, यानी करीब 7 फीट की थी। ये एक अत्यंत सड़े हुए अजीब एल्क जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका शरीर घोड़े की तरह बहुत लंबा था और ये 2 पैरों पर खड़ा था। इसकी त्वचा के कुछ हिस्से गायब थे और इसकी डरावनी खोपड़ी की संरचना थी। इसका शरीर एक ढीले भूरे गंदे ट्रैप में लिपटा हुआ था। इसकी पसलियों के आसपास की त्वचा और मांस पूरी तरह से गायब था। इस अजीब प्राणी की और जांच करने का साहस मुझ में तो नहीं था। मैं सांस रोककर और लगभग लकवाग्रस्त होकर पीछे की ओर चलने लगा और फिर उस प्राणी ने अचानक खून जमा देने वाली तेज चीख निकाली। इस अजीब चीख के बाद वो खुली जगह से होते हुए जंगल की ओर भाग गया। जब वो जंगल के अंदर भाग रहा था, मैंने पत्तों की सरसराहट और शाखाओं के टूटने की आवाज सुनी। फिर कुछ मिनटों का समय बीत गया
और उसकी आवाज आना अचानक बंद हो गई। शायद वो अब वहां से दूर चला गया था। फिर अंत में मैं खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने टेंट में वापस लौट आया। जब मैं टेंट में दाखिल हुआ तो मेरी वाइफ रोने की कगार पर थी और इसीलिए स्वाभाविक रूप से मैंने उसे बाहर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सच नहीं बताया। मैंने कहा कि मैंने बाहर एक हिरन देखा और मैंने उसे इतना डरा दिया होगा कि उसकी चीख निकल गई, इसलिए वो अजीब आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने दोहराया कि बाहर डरने की कोई बात नहीं है और हम दोनों यहां सेफ है। मेरी वाइफ को यह दिलासा देने के बाद हम दोनों सो गए, या फिर कहे सोने की कोशिश करने लगे। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों ने पूरी रात सोने का नाटक करते हुए बिताई थी और उस दौरान हम टेंट के बाहर सुनाई देने वाली हर आवारा आवाज से भयभीत होते रहे। फिर जैसे ही दिन का उजाला हुआ, हमने अपना सामान पैक किया और टेंट से बाहर निकल गए। और जैसे ही हम बाहर निकले, मैंने उन नीचे पड़े हुए पत्थरों के पैटर्न को अच्छी तरह से देखा। उन पत्थरों का एक ऐसा पैटर्न बना हुआ था जो पूरी तरह से एक अर्धचंद्र जैसा दिखता था, जो चारों ओर झुका हुआ था। उस अजीब पैटर्न को देखकर मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए। इतना कहना पर्याप्त होगा कि मैं जंगल में उस रात से ज्यादा भयभीत पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे अभी भी पता नहीं है कि उस रात मेरा सामना किस जीव से हुआ था, लेकिन हो सकता है कि जो कोई इस कहानी को सुनेगा उसे कुछ अंदाजा होगा कि वो जीव आखिर क्या था। ये अनुभव मैं आपको जो बता रहा हूं, उसमें मैंने जो कुछ भी देखा वो नेटिव क्रिस्टल क्रीक, कोलोराडो के पास था। और अगर आप भविष्य में इस जगह जाकर कैंपिंग ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि वो जो कोई जीव उस जंगल में घूम रहा है वो काफी खूंखार और खौफनाक हैवान है, जो लोगों के रूप लेकर उनको जंगल में आने के लिए आकर्षित करता है और फिर वो उन्हें अपना शिकार बनाता है। कहानी 2, पहाड़ी के घर का शैतान। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं और हमारा घर पहाड़ों के पास शहर के किनारे पर है। मेरे घर के क्षेत्र में हाइकिंग के लिए बहुत सारे उपयुक्त स्थान हैं। कुछ जगहें खतरनाक हो सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ लंबी पैदल यात्रा पर जाने के लिए और रात भर रुककर कैंपिंग करने के लिए हमारे यहाँ का वो पहाड़ों वाला जंगल एक ठीक ठाक जगह है। मेरा घर एक छोटे से पड़ोस में है और हमारे पिछवाड़े से ठीक पीछे एक रास्ता है जो पहाड़ियों के ऊपर और पहाड़ियों के जंगल में जाता है, जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। एक दिन मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे मुझे यूनिवर्सिटी ले जाना था, जो अगले दिन मुझे सबमिट करना था। मेरे माता पिता ने मुझे नीचे बुलाया और बताया कि वो मेरे छोटे भाई को अपने साथ बाहर ले जा रहे थे। वो एक फैमिली गैदरिंग में जा रहे थे और मुझे ये प्रोजेक्ट करना था, इसलिए मैं घर पर ही रुका रहा। मैंने उन्हें बाय कहा और अपने प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए मैं वापस ऊपर अपने कमरे की ओर भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद मेरा प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो गया। मैंने घड़ी देखी, उस पर शाम के 5:45 बज रहे थे।
और सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था। इसीलिए मैंने अपने मन को शांत करने के लिए पहाड़ों के जंगल में एक त्वरित हाइक पर जाने का फैसला किया। मैं तैयार हो गया, अपनी लंबी पैदल यात्रा का सामान लिया, हमारे घर के पीछे के रास्ते पर चला गया और पहाड़ों की ओर मैं हाइकिंग पर चल पड़ा। उस पहाड़ी जंगल की ओर जाते समय मैंने कई जंगली जानवर देखे, जैसे पक्षी, हिरन, गिलहरी और यहां तक कि अपने नवजात शिशु के साथ एक भालू भी वहां था। लेकिन वहां एकमात्र अप्राकृतिक चीज जो थी वो एक 3 मंजिला इमारत थी, जिसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था और जो खाली पड़ी हुई थी। लेकिन मैंने इसे पहले भी कई बार देखा था, इसलिए मेरे लिए असामान्य नहीं था। पहाड़ों के पास की वो प्रकृति अद्भुत थी और हमेशा की तरह मेरे चारों ओर वन्य जीवन और पक्षियों की शांत आवाजें आती थी और मेरा ये एडवेंचर इससे बेहतर नहीं हो सकता था। फिर कुछ समय बाद मैं एक चट्टान पर पहुंच गया, जो घूमने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों में से एक थी, क्योंकि इससे पड़ोस का क्षेत्र और उसके पार के खेत दिखाई देते थे। और जब शाम का समय होता था तो यहां से सूर्यास्त का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता था। इसीलिए मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, अपने चारों ओर प्रकृति का वो मधुर संगीत सुनता रहा और पहाड़ों से आती ठंडी हवा का आनंद लेता रहा। मैंने वहां सूर्यास्त को देखा और उसकी कुछ तस्वीरें भी ली। फिर मैंने घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक किया। जब मैं सामान पैक कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि वहां कुछ तो ठीक नहीं था। मेरे चारों ओर की आवाजें, जैसे वो पक्षी और वो हवा, पूरी तरह से शांत हो गई थी, जो काफी असामान्य था। मैंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और मैं अपने रास्ते चला गया। वो शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और मुझे अभी भी अपने आसपास किसी वन्य जीवन की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। रास्ते में मुझे अपनी टॉर्च निकालनी पड़ी, क्योंकि अब पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और रात हो गई थी। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो अभी रात के करीब 8:30 बज रहे थे। मैं उस पहाड़ी जंगल से नीचे चला गया और मिट्टी के कच्चे रास्ते से होते हुए मैं उस खाली पड़ी इमारत के यहां से गुजर रहा था। जैसे ही मैं उस रास्ते पर चल रहा था, मैंने एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वो किसी महिला की चीख जैसी थी, लेकिन वो आवाज सही नहीं लग रही थी। वो आवाज काफी विकृत लग रही थी। मैंने अपने पीछे देखा कि आखिर वो आवाज कहां से आ रही थी। शायद ये आवाज उस इमारत से आ रही है। मैंने अपने आप से ये कहा, क्या कोई खतरे में है? क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है? मैंने अंदर ही अंदर सोचा। फिर कुछ झिझक के बाद मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और मैं उस इमारत की ओर जाने लगा। जब मैं इमारत के लगभग 10 मीटर की दूरी पर था तो वो तेज चीख फिर से मुझे सुनाई दी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेज थी। मुझे उस इमारत के अंदर जाने के अपने फैसले पर संदेह होने लगा, लेकिन मुझे लगा कि कोई तो अंदर है जिसे मेरे मदद की जरूरत है और मैं उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था और उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने उस इमारत में
अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी चमकाई और मुझे उस इमारत के अंदर हॉल के अंत में एक सीढ़ी दिखाई देने लगी। मैं धीरे धीरे उस इमारत के अंदर चला गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मुझसे एक भी आवाज ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे वहां देख ले। मुझे एहसास हुआ कि मेरी टॉर्च मेरे कवर को उड़ा सकती है, इसलिए मैंने उसे भी बंद कर दिया और वापस अपनी जेब में रख लिया। उस हॉल में चांद की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी, इसलिए उस मंद रोशनी में मैं देख सकता था कि मैं कहां जा रहा हूं। जब मैं उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां 4 कमरे थे, और जब मैंने उन सभी कमरों को चेक किया तो वो सभी कमरे खाली थे। तो मैंने सोचा कि वो आवाज शायद तीसरी मंजिल से आई होगी। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैंने एक भारी कदम की आवाज सुनी, जिसके बाद मुझे एक और चीख सुनाई दी। अब जब मैं तीसरी मंजिल के करीब था तो मुझे यकीन हो गया था कि जो कोई भी वो आवाज निकाल रहा था वो कोई इंसान नहीं हो सकता। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, मैंने अपने मन में सोचा। फिर शायद किसी कारण से, शायद जिज्ञासा की वजह से, मैंने एक निर्णय लिया जिसका मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। मैंने उस अजीब आवाज की जांच करने का निर्णय लिया और मैं उस आवाज की तलाश करने लगा कि आखिर वो कहां से आ रही है। मैं ऊपर तीसरी मंजिल पर गया और वहां खोजना शुरू कर दिया। वहां का पहला कमरा खाली था। फिर मैंने देखा कि वहां के तीसरे कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। तो मैं उस कमरे के करीब गया और धीरे से उस दरवाजे को खोल दिया। उस कमरे के अंदर की टूटी हुई खिड़की से आ रही चांद की वो रोशनी से उस कमरे का एक छोटा सा हिस्सा रोशन हो गया, लेकिन कमरे के अंदर ज्यादातर अंधेरा ही था। जैसे ही मेरी नजर उस कमरे में घूम रही थी, वो जो कोई भी आवाज हो रही थी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे एक शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुंह बंद करके हंस रहा हो। इस अजीब हंसी को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर आखिरकार मैंने उस चीज को देखा। वहां उस कमरे के कोने में मैंने जमीन से लगभग 7 फीट ऊपर 2 पीली चमकती हुई आंखें देखी जो मेरी ओर ही देख रही थी। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, मैं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो चीज अचानक कुछ बोली। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरे पेट में गड़गड़ाहट हुई, जैसे पूरी बिल्डिंग में वो आवाज गूंज रही हो। उस चीज ने मुझसे कहा, तुमने गलती कर दी बच्चे, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज ने मुझे अपनी बौखलाहट से बाहर कर दिया और मैं तुरंत वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर पहुंचा, मैं उस कमरे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा
और मेरी आत्मा लगभग मेरे शरीर से बाहर आ गई, क्योंकि वहां दरवाजे में मैंने उस चीज को हॉल में झांकते हुए देखा और वो हैवान सीधे मेरी ओर ही देख रहा था। मेरे लिए ये खौफनाक मंजर वहां से भाग जाने के लिए काफी था। मैं अपने जीवन में पहले कभी इतना तेज नहीं दौड़ा जितना उस दिन मैं वहां से दौड़कर भागा था। मैं दौड़ते दौड़ते कुछ ही सेकंड में वापस बिल्डिंग के नीचे आ गया और मैं उस बिल्डिंग से बाहर पहाड़ी के जंगल में भाग गया। जब मैं उस जंगल के रास्ते पर दौड़ रहा था, तब मैंने आखिरी बार वो चीख वापस सुनी। मैं एक सेकंड के लिए वहां रुक गया और मैंने पीछे मुड़कर इमारत की ओर वापस देखा और वहां तीसरी मंजिल पर उस टूटी हुई खिड़की में मैंने वही पीली चमकती हुई आंखें देखी जो मेरी आत्मा में झांक रही थी। उस नजारे को देखकर मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुकना चाहता था और मैं बस दौड़ता ही रहा जब तक मैं घर वापस नहीं आ गया। जब मैं घर के अंदर गया तब मेरे माता पिता उस समय घर पर आ गए थे और मुझे इतना डरा हुआ देखकर वो बहुत चिंतित हो गए। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने जंगल में क्या देखा, बल्कि मैंने उन्हें बताया कि वहां बस एक भालू ने मेरा पीछा किया था और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ऊपर अपने कमरे में भाग गया और रोने लगा और उस घातक राक्षस से मुझे बचाने के लिए मैं भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। सौभाग्य से अब 4 महीने हो गए हैं जब से हम उस घर को छोड़कर दूसरी जगह आ गए हैं और हम अभी एक बिजी शहर में काफी अच्छे माहौल में रह रहे हैं। मुझे आशा है कि जो कोई भी उस घर में जाएगा उसे वो सब ना देखना पड़े जो मैंने उस दिन देखा था, और अगर किसी का कभी उस राक्षस से सामना होता भी है तो मुझे आशा है कि वो वही गलती नहीं करेंगे जो मैंने की थी, क्योंकि वो गलती जानलेवा साबित हो सकती है। कहानी 3, अदृश्य आत्मा। ये कहानी तब की है जब मैं काफी छोटी थी। मैं नियमित रूप से अपने चचेरी बहन मैरी के घर पर स्लीप ओवर के लिए वहां रहा करती थी। हम दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था और हमारी रुचियां एक जैसी ही थी और हमारी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बनती थी। मैरी की एक छोटी सी सौतेली बहन भी थी जिसका नाम मिया था। जितना मैं मैरी को पसंद करती थी, मुझे उसकी वो सौतेली बहन मिया उतनी ही अजीब लगती थी। मुझे पता है कि मिया उस समय केवल 5 वर्ष की ही थी और अधिकांश छोटे बच्चे अक्सर अजीब होते हैं, लेकिन मिया आमतौर पर एक शांत बच्ची थी जिसने अपने परिवार के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा की थी। लेकिन कभी कभी उसका परिवार मिया को किसी से बात करते हुए पकड़ लेते थे जो वहां नहीं होता था। वो अकेले में ही बातें किया करती थी। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि कई बच्चों की तरह उसका भी एक काल्पनिक दोस्त होगा, लेकिन ये उससे कहीं अधिक था।
एक बार मैंने खुद मियाँ को किसी अदृश्य चीज से बात करते हुए देखा था, और ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। एक शुक्रवार की रात मैं मैरी के घर पर रात बिता रही थी। मैं पूरा हफ्ता वही बिताने वाली थी। मेरी चाची और चाचा हमें सिनेमा ले जाने वाले थे और अगले दिन बाहर डिनर करने की योजना बना रहे थे, जिसे लेकर मैरी और मैं हम दोनों काफी उत्साहित थे। उस रात काफी देर हो रही थी और मैरी और मैं कंबल के बनाए घर में बैठे थे और हंस रहे थे। हमने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया था ताकि हमें परेशानी ना हो, क्योंकि हम उन सभी चीजों के बारे में गपशप करते थे जो 15 साल की लड़कियों को पसंद थी और जिनकी वो परवाह करती थी। बहरहाल, जैसे जैसे रात बीतती गई, हमें और अधिक नींद आने लगी और हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी आधी रात को जागते रहने की हमारी वो कोशिश नाकाम रही और हम लगभग रात के 10:30 बजे अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मैरी के बेडरूम में एक बंक बेड था और मैरी आमतौर पर ऊपर की बेड पर सोती थी और नीचे का बंक बेड एक सोफे जैसा होता था जो एक बिस्तर में तब्दील होता था। ऊपर की बंक बेड पर कौन सोएगा ये तय करने के लिए हमने रॉक पेपर सिजर्स का खेल खेला और मैं उसमें जीत गई और एक उल्लासपूर्ण मुस्कान के साथ मैं ऊपर के बेड पर चढ़ गई और सोने के लिए लेट गई। मुझे एक कंफर्टेबल और आरामदायक नींद की पोजीशन को ढूंढने में थोड़ा समय लगा, लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद मुझे आखिरकार नींद आ गई। मैं बहुत हल्की नींद सोती हूं, इसीलिए कोई भी अचानक आया हुआ शोर आमतौर पर मुझे जगाने के लिए काफी होता है और अंधेरे के डर के कारण मैं हमेशा किसी ना किसी तरह की रोशनी बेडरूम में जलाए रखती हूं। खैर, तो वहां सोने के कुछ घंटों के बाद बेडरूम के दरवाजे के चरमराने के आवाज से मैं अचानक जाग गई। मैं झटके से उठ गई और जब मैंने देखा कि कमरा अब पूरी तरह से अंधेरे में है तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा ये लाइट आखिर किसने बंद की है, और फिर मेरा ध्यान तुरंत उस दरवाजे पर गया और मैं घबराहट से देखती रही। जैसे ही वो दरवाजा खुला, मैंने देखा कि एक छोटी सी आकृति हमारे कमरे में दबे पांव दाखिल हुई। मियां, क्या ये तुम हो? मैंने पूछा और मैंने देखा कि वो असल में मियां ही थी जो दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी। मियां तुरंत कमरे में आकर मैरी के बगल में सो गई और मैरी ने मुझे पहले ही बताया था कि मियां अक्सर रात में सोते हुए नींद में चलती थी और सुबह वो मियां को सोफे के बिस्तर पर लेटे हुए अपने टेडी बेयर को पकड़ी हुई पाती थी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मैरी ने मियां को पूछा था कि वो वहां बेडरूम में कैसे आई। मियां ने कंफ्यूजन में मैरी की ओर देखा और कहा कि उसे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंची, लेकिन तभी उसे अपने सपने की याद आई जहां पर टोनी, जो उसने अपने काल्पनिक दोस्त को नाम दिया था, वो टोनी उसका हाथ पैर पकड़कर उसे बिस्तर से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। ऐसा मियां ने मैरी को बताया। यह सुनकर मैरी बुरी तरह घबरा गई और उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। सिर्फ इस रात हम दरवाजा बंद करना भूल गए थे। खैर,
तो मैंने देखा कि मियाँ कमरे के अंदर आई और हमारे बंक बेड के पास आकर रुक गई। मैंने रेलिंग के ऊपर से झांका और पर्दों के बीच से आती चांद की रोशनी से मैं लगभग उसका चेहरा देख सकती थी। मियाँ की आंखें बंद थी और जैसे कि मैरी ने बताया था, उसने अपने एक टेडी बियर को कसकर अपनी छाती से पकड़ रखा था। मैंने उसे फिर से बुलाने की कोशिश की। मैंने कहा, मियाँ, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आंखें बंद थी और उसने मेरे द्वारा उसका नाम पुकारे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन मैं उसे खुद से बड़बड़ाते हुए सुन सकती थी। वो कह रही थी, नहीं टोनी, जाओ यहां से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं टोनी, तुम मस्ती करना बंद करो। और अचानक उसका सिर पीछे की ओर झुक गया, मानो जैसे वो आंखें बंद करके मुझको ही देख रही हो। मैं चिल्लाई और दीवार के करीब खिसक गई। मैं उस दीवार से ऐसे चिपक गई थी कि मैं अब उसे और नहीं देख पा रही थी। मैंने उसे नीचे के बेड पर रेंगते हुए और मैरी के बगल में जाते हुए सुना, जबकि वो जो कोई टॉनी नाम का उसका अदृश्य दोस्त था, जो मियाँ को कुछ करने के लिए कह रहा था, और उसके जवाब में मियाँ लगातार फुसफुसा रही थी। वो कहती रही, नहीं टोनी, टोनी, उसे अकेला छोड़ दो। नहीं टोनी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर कुछ मिनटों के बाद वो चुप हो गई और उसके बाद मैंने कुछ साहस जुटाया और उसे बेहतर ढंग से देखने के लिए मैं उठ गई और चुपचाप बेड की सीढ़ी से नीचे उतरने का साहस किया। बंक बेड से नीचे जाने के बाद मैंने देखा कि मियाँ मेरे चचेरी बहन मैरी के बगल में लेटी हुई थी और गहरी नींद में शांतिपूर्ण सो रही थी। मैंने राहत की सांस ली और बस वापस बंक बेड पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक मेरी नजर एक साए पर पड़ी जो मैरी के पीछे बैठा था। ये एक छोटे बच्चे के आकार का साया था जो मियाँ के ठीक बगल में था। मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैं जानती थी कि ये वो टोनी ही था जिससे मियाँ बात करती रहती है। उस टोनी ने अपने अजीब विकृत चेहरे से मुझे घूरा और अपनी उंगली ऊपर उठाई जहां उसका मुंह था और उसने फुसफुसाया, आवाज मत करना, मेरी दोस्त सो रही है। मैं उस कमरे से इतनी तेजी से भाग निकली जितना तेज मैं अपने जीवन में कभी नहीं भागी थी, और मैं अपनी चाची और चाचा के कमरे में भाग गई। मैं पागलों की तरह रो रही थी। मेरे चाचा और चाची ने मुझे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने मैरी के कमरे में वापस जाने से इनकार कर दिया और मेरी उन सिसकियों और चिल्लाहट ने मैरी और मियाँ को भी जगा दिया था और वो दोनों भी अपने कमरे में रोने लगी। मैं काफी खौफ में आ गई थी और रो रो कर मेरा हाल बुरा हो गया था। इसीलिए मेरे चाचा ने मेरे माता पिता को फोन किया और उन्होंने घर आकर मुझे यहां से ले जाने के लिए कहा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मेरे पिताजी मुझे लेने आए और उन्होंने घर के बाहर अपनी कार पार्क की, मैं रोते हुए उनकी ओर दौड़ी और जब मैं घर से बाहर निकली
तो मैंने घर पर नजर डालने का जोखिम उठाया। मैं मैरी को उसके बेडरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए देख सकती थी। वो मुझे देखकर उदासी में अपना हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कर रही थी। मैंने भी उसे अलविदा कहने के लिए अपना हाथ उठाया और अचानक मेरी नजर उसके पीछे खड़ी हुई मिया पर पड़ी। मिया मैरी के पीछे खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। वो एक बड़ी डरावनी स्माइल थी और उसने भी मुझे हाथ हिलाकर विदा किया। मुझे पता था कि ये मिया नहीं है, ये वो खौफनाक टॉनी है जिसने मिया के शरीर में प्रवेश किया है। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और आंसुओं की एक नई लहर वापस मेरे आंखों से बह गई। उस रात के बाद मैंने अपनी चाची और चाचा के घर पर रुकने से इनकार कर दिया। जब भी वो सुझाव देते थे कि मुझे उनसे मिलना चाहिए तो मुझे दोषी महसूस होता था और मैं बिना एक सेकंड की झिझक के उन्हें मना कर देती थी। मैं आज भी मैरी के साथ काफी समय बिताया करती हूं, लेकिन उसके घर पर नहीं, बल्कि हम अक्सर फैमिली फंक्शंस पर मिलते हैं। मैं कभी कभी मिया को भी देखती हूं और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत अधिक हंसमुख हो गई है और अभी भी उतनी ही प्यारी है। अब मैच्योर होने के नाते हम एक दूसरे को इतनी बार नहीं मिलते हैं जितना पहले मिला करते थे, लेकिन आज भी जब हम मिया के साथ थोड़ा सा भी समय बिताते हैं तो हम उसे कोने में घूरते हुए और किसी से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए पाते हैं, जिससे आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कहानी 4, कोंगरी पार्क का गोटमैन। क्या आपने कभी कोंगरी नेशनल पार्क के बारे में सुना है? यह साउथ कैरोलिना के दक्षिणी हिस्से में पानी के एक बड़े भंडार से घिरा हुआ एक सुंदर अभयारण्य है। हाई स्कूल के हमारे सीनियर ईयर के पूरा होने का जश्न मनाने के लिए स्कूल के कुछ दोस्त और मैंने कोंगरी नेशनल पार्क में कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला किया था। मैंने इस ट्रिप का आयोजन नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि कौन कौन वहां आ रहा है, इसीलिए वहां पहुंचने वाला सबसे आखिरी लड़का मैं था। जब मैं पार्क में पहुंचा तो मुझे जंगल के एक ट्रेल पर इंतजार करना पड़ा। तब अचानक मेरा दोस्त हैरी मुझे वहां लेने आ गया। जंगल में लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम आखिरकार उस कैंप साइट पर पहुंचे जहां सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। यह जगह मेरी अपेक्षा से काफी अधिक अच्छी थी। हम एक नदी के ठीक बगल में बसे हुए थे और हमारे बीच 4 बड़े कैंपिंग के टेंट्स भी लगे हुए थे। वहां कुल मिलाकर 14 लोग थे, जो मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। वहां मेरे 2 ही पक्के दोस्त थे, हैरी और टॉम, और कुछ अन्य लड़के भी थे जिन्हें मैं स्कूल से जानता था। लेकिन वहां 3 लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो वहां मौजूद अन्य लोगों के चचेरे भाई या बहन या कुछ और होंगे शायद, इसीलिए मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी कि वो अनजाने लोग वहां पर है। खैर, तो उस रात हम सभी उस जंगल में डेरा डाले हुए थे और काफी मजा आ रहा था। हम बड़ी आग जलाकर उस पर खाने के लिए हॉट डॉग्स भून रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक लड़का लड़खड़ाता हुआ आया। उसे देखने के बाद मेरा दोस्त हैरी उठ गया और उस लड़के को गले लगा लिया। हैरी ने कहा,
मुझे खुशी है कि तुम यहां आए हो यार। जाहिर तौर पर वो लड़का हैरी का दोस्त था और वो भी अपने परिवार के साथ वहां कुछ दूरी पर डेरा डाले हुए था। उनके पास एक आरवी वैन थी जिसको लेकर वो यहां आए थे, लेकिन उस लड़के ने यहां आने और हमारे साथ रात बिताने का फैसला किया। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो हमारे लिए कुछ खाना और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया था। उसका नाम जरमाया था। जब हम वहां बैठे अपनी ट्रिप के बारे में बातें कर रहे थे, तभी जरमाया हमसे हमारे एक दोस्त के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि यहां ऊपर आते समय उसने एक लड़की को रास्ते से हटकर खड़ा हुआ देखा जो जंगल में कुछ फीट की दूरी पर थी। उसने कहा कि वो बस एक ट्रेल पर खड़ी हुई थी। हमें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारे साथ केवल 3 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे, और उनमें से कोई भी लड़की किसी भी समय जंगल के ट्रेल के आसपास भी गई नहीं थी। लेकिन वो लड़की के बारे में अपनी कहानी बताता रहा। उसने कहा कि वो उस लड़की के पास गया और उसने पूछा कि क्या वो हमारे कैंपिंग ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन वो बस उसे घूर कर देखती ही रही और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उसकी आंखों में एक चमकदार नजर थी। उसने उससे कुछ और प्रश्न पूछने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसलिए उसने बस उसे परेशान न करने का फैसला किया और आगे बढ़कर वो हमारे यहां आने के लिए निकल पड़ा। उसने कहा कि जब वो जंगल की ट्रेल पर चल रहा था तो वो अजीब लड़की उसका पीछा करती रही। चाहे वो कितनी भी धीरे चल रहा हो, वो लड़की फिर भी उसके हमेशा पीछे ही रहती थी। उसने उसे अपने सामने लाने की भी कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो उसके पीछे ही रह जाती थी। और आखिरकार वो पूरी तरह से गायब हो गई और जरमाया को लगा कि उसने हमारे कैंप तक एक अलग रास्ता अपना लिया होगा। खैर, जरमाया की इस बात को सुनकर हमने उससे कहा कि हम नहीं जानते कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। यहां कोई ऐसी अजीब लड़की नहीं है। यह कहकर हमने हॉट डॉग्स को रोस्ट करके वापस अपनी कैंपिंग ट्रिप की बातों में हम उलझे रहे। वो रात धीरे धीरे बीत रही थी क्योंकि वो गर्मी का मौसम था और ये अच्छा और सुकून देने वाला था। रात के लगभग 11 या 12 बज रहे थे जब हमने अपना सामान पैक करने और टेंट के अंदर जाने का फैसला किया। लड़कियों के अपने अलग टेंट्स थे और मैं टॉम, हैरी और जरमाया के साथ था। बाकी लड़के अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए जो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो हम बस अपने टेंट के अंदर आराम कर रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से एक तेज गंध आने लगी। ये सचमुच बहुत बुरी और अजीब गंध थी। ये ऐसी थी मानो किसी का खून उबल रहा हो, या फिर मानो जैसे कोई सिक के पिघला रहा हो। इसमें तेज और धात्विक गंध थी। सबसे पहले हैरी टेंट से बाहर निकला और फिर मैं। जब हम बाहर निकले तो टेंट के बाहर बदबू और भी ज्यादा आ रही थी। ये बदबू हवा से इस तरह चिपक गई थी जैसे कि ये जिस भी चीज से आ रही हो वो बिल्कुल पास ही हो। आखिरकार बाकी सभी लोग अपने टेंट से बाहर आकर पूछने लगे कि आखिर ये क्या है। उन्होंने अपनी शर्ट से अपनी नाक ढक ली और बस इसके बारे में शिकायत करते रहे। एक लड़की को तो उल्टियां भी आ रही थी। तब तक लगभग अंधेरा हो गया था और हम अपनी फ्लैशलाइट्स लेकर कैंप के चारों ओर देख रहे थे।
ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई हिरण मर गया है या कुछ और जानवर मरा है, क्योंकि वो गंध बद से बदतर हो रही थी। फिर अचानक वो गंध 1 सेकंड में गायब हो गई। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी गंध या तो कम होती है या धीरे धीरे कम होते होते आना बंद हो जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये गंध अचानक खत्म हो गई थी। आज तक मैंने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। इसीलिए थोड़ी सी उलझन के बाद हम सभी अपने टेंट में वापस जाने लगे। तभी एक लड़का शिकायत करने लगा कि टेंट के अंदर पर्याप्त जगह नहीं है। वो दूसरे कुछ लड़कों को वहां से हटने के लिए कह रहा था। हम सब हंसने लगे। मैं, टॉम और हैरी काफी करीबी दोस्त थे और जरमाया एक ऐसा लड़का था जिसके साथ बातचीत करना आसान था। इसीलिए हमें लगभग हर चीज मजाकिया लगती थी। खैर, तो इस सब अजीब वाकया के बाद हम सब अपने टेंट में जाकर सो गए। सोने के कुछ ही घंटों बाद मैं अचानक से अपनी नींद से जाग गया और मुझे पता था कि मुझे केवल कुछ ही घंटों की नींद मिली है, क्योंकि जब मैं उठा तो मैं काफी थका हुआ था, जैसे मेरा शरीर अभी अभी गहरी नींद में गया हो और अचानक से बाहर आ गया हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नींद से क्यों उठा था। मैंने सुना कि दूसरे टेंट में कोई लड़का पागलों की तरह चिल्ला रहा था। हम चारों जितनी जल्दी हो सके अपने टेंट से बाहर निकले और जो लड़का चिल्ला रहा था वो उसके टेंट के बाहर खड़ा था और उसने जंगल की ओर अपना मुंह कर रखा था और वो जंगल की तरफ देखकर कह रहा था, यीशु मसीह के नाम पर मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, यहां से चले जाओ। कुछ इसी तरह से वो प्रार्थनाएं कर रहा था। जरमाया, जो मूल रूप से हमारे छोटे ग्रुप का एक लीडर बन गया था क्योंकि वो हम सभी के लिए बियर लेकर आया था, उसने उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। जरमाया ने उससे कहा, क्या बात है भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम जंगल में देखकर ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हो? वो लड़का पीछे मुड़ा और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मेरे टेंट में एक अजीब लड़का था और वो मेरे कान में शैतानी बातें फुसफुसा रहा था। वो अजीब लड़का शापित है, शापित है वो। उसकी बातें सुनकर हम कंफ्यूजन की स्थिति में एक दूसरे की ओर देखने लगे और हैरी ने उससे पूछा, शैतानी बातें कर रहा था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उस लड़के ने कहा कि जब वो सो रहा था और उसकी जब नींद खुली तो टेंट में एक दूसरे लड़के पर उसकी नजर पड़ी जो उसके कान में फुसफुसा रहा था। उसने कहा कि वो कोई सामान्य भाषा नहीं थी जो वो लड़का बड़बड़ा रहा था, वो बस कुछ ऐसी आवाजें निकाल रहा था जो एक साथ फिट नहीं बैठती थी। फिर उस अजीब लड़के ने उसे धक्का दे दिया और वो लड़का टेंट से बाहर भाग निकल गया और जंगल में चला गया। इस समय हर कोई टेंट से बाहर था और उसकी कहानी सुन रहा था, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। मैं सोचने लगा कि यहां 3 लड़कियां थी और अब केवल 2 ही है। वो तीसरी लड़की आखिर कहां गई? हम सब सहमे हुए थे। तभी हमने देखा कि पहले की वो अजीब खून की गंदी बदबू वापस आ गई थी, लेकिन इस बार ये बहुत कमजोर लग रही थी।
लेकिन फिर भी इतना मजबूत थी कि जैसे ये पास से ही आ रही हो। इसीलिए हम इन सब लोगों को एक साथ जमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस लड़के ने हमें अपनी कहानी सुनाई थी वो शांत हो रहा था। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ कुछ ही लोगों को जानते थे और हम असल में ये नहीं बता सकते थे कि वो कौन था जो जंगल में भाग गया था। हमने अपनी फ्लैशलाइट्स आसमान की ओर सेट की जिससे हमें अच्छी मात्रा में रोशनी मिल सके। तभी हैरी मुझे एक तरफ ले गया और बोला, ब्रो, यहां 15 लोग हैं। पहले तो मैंने सिर हिलाया, फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि हमारे ग्रुप में 14 लोग थे। फिर जर्माया वहां पर आया तो हम 15 हो गए थे। लेकिन अगर कोई जंगल में भाग गया था तो हम में से केवल 14 ही होने चाहिए थे, लेकिन वहां अभी भी 15 लोग थे। फिर हमने उस लड़के से धीरे से पूछा कि क्या वो लड़का यहां मौजूद है जो वो अजीब बातें कर रहा था। उसने तुरंत कहा, नहीं, वो यहां नहीं है। यह सुनकर मैं और हैरी थोड़ा घबरा गए। हमने ग्रुप को ये बातें बताई। वो सारे पहले तो भ्रमित हो गए, लेकिन फिर जर्माया खड़ा हुआ और उसने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब हम टेंट में पहुंचे तो हमारे साथ एक और व्यक्ति था? मैं और हैरी दोनों ने बस अपना सिर हिलाया। तभी एक लड़की रोने लगी। वो कहने लगी कि ये शायद एक गोटमैन होगा और हम लोग उसके जंगल में घुसपैठ कर रहे हैं। उसने हमें बताना शुरू किया कि उसकी एक नेटिव अमेरिकन दोस्त थी जिसने उसे गोटमैन के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वो लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाता है उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए, और फिर वो एक एक करके सबको उठाकर ले जाता है। ये कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी तो बाकी लड़कियां उसे सांत्वना देने चली गई, और मैं बस ये आशा कर रहा था कि वो लड़की उस शापित गोटमैन की कहानी को बताना बंद कर दे। फिर दूसरे लड़कों में से एक ने कहा कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, और हैरी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, जब तक सूरज वापस उग नहीं जाता तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। फिर आखिरकार हम सब निकल जाने के लिए सहमत हो गए और सभी लोग अपने टेंट में वापस चले गए। वो रात सचमुच काफी अजीब थी। हर 2 मिनट में हमें जंगल से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती थी। ये एक हंसी की तरह लगती थी, लेकिन काफी अजीब थी। उस आवाज का वर्णन करना सचमुच काफी कठिन है। बहरहाल आखिरकार सूरज उग आया और हम बहुत खुश हो गए। इसलिए हमने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर ग्रुप में से एक बच्चा अचानक कहने लगा, अरे यार, तुम क्या सचमुच जाने की सोच रहे हो क्या? उसे लगा कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। फिर वो कहने लगा कि वो एक रात और रुकना चाहता है, और कुछ अन्य लोग भी कहने लगे कि हां, हम भी रहना चाहते हैं। इसलिए मैं और मेरे दोस्त असमंजस में थे कि हम क्या करें। वो गोटमैन का विचार, या जो भी वो था, वो अभी भी हमारे दिमाग में घूम रहा था। तभी सभी लड़कियां और बाकी लड़के जो उस तंबू में थे जहां यह हादसा हुआ था, उन सब ने जाने का फैसला किया। तो हमारे टेंट में केवल 4 लड़के और कुछ अन्य लड़के ही रह गए थे। आखिरकार हमने फैसला किया कि हम या तो जाएंगे या फिर एक ग्रुप के रूप में रुकेंगे
और चूंकि वो बाकी लड़के टॉम के दोस्त थे, इसलिए हमने एक और रात रुकने का फैसला किया। लेकिन हम पागल नहीं थे और हम उस चीज से दोबारा नहीं भिड़ना चाहते थे, इसीलिए हम एक दूसरी जगह, एक अलग कैंप साइट में चले गए। हम वापस वहां पहुंचे जहां जयमाया का परिवार कैंपिंग कर रहा था। वो सचमुच काफी अच्छे लोग थे। हमने जयमाया के परिवार से लगभग 20 मीटर की दूरी पर अपना टेंट लगाया, जहां उन्होंने अपनी आरवी वैन खड़ी की हुई थी। हमने सोचा कि चाहे जो भी हो, यहां अन्य लोगों के साथ होने की वजह से वो गोटमैन हमारे साथ खिलवाड़ करने की यहां पर कोशिश नहीं करेगा। फिर उसके परिवार के ठीक बगल में हम अपनी कैंपिंग का आनंद लेने लगे। हम वहां कुछ ड्रिंक्स ले रहे थे और डार्ट्स खेल रहे थे। हम उस बीती हुई रात के बारे में भूल गए थे। हालांकि जब सूरज डूबने लगा तो हमने महसूस किया कि वो अजीब दुर्गंध वापस आ गई थी। ये निश्चित रूप से पहले की तरह ही तांबे और खून की दुर्गंध थी। ये पूरे सूर्यास्त के समय तक वहां घूमती रही, लेकिन इसकी तीव्रता में कोई अंतर नहीं आया। जमाया के माता पिता में से एक हमारे टेंट के पास आए और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम खून पका रहे हैं, क्योंकि ये गंध बहुत ही अजीब सी आ रही है। सच कहूं दोस्तों, तो जमाया के पिता का हमें ये पूछना काफी लाजमी था, क्योंकि वो भी इस अजीब दुर्गंध को महसूस कर सकते थे। फिर आखिरकार सोने का समय आ गया और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर जाकर हमारे टेंट की जिप बंद की, वो दुर्गंध 50 गुना तेज हो गई। वो बिल्कुल एक बासी दुर्गंध थी। हम सभी फिर से अपने टेंट से बाहर निकल आए और तभी हमने कैंप के बाहर पेड़ों के बीच छिपी हुई उस भयानक चीज को आखिरकार देख लिया। उसकी आकृति को समझने के लिए आकाश में पर्याप्त रोशनी थी। वो शायद 7 या 8 फुट लंबा था। हालांकि ये इतना तेज था कि मैं मुश्किल से ही इसे ठीक से देख सका। अगर ये इतनी अमानवीय गति से नहीं चल रहा होता तो मैं शायद सोचता कि ये कोई व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कुछ और ही चीज थी। हम सब घबरा गए और जमाया के परिवार की आरवी वैन की ओर भाग निकले। हमने वैन के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और अचानक हमारा शरीर थर्रा उठा, क्योंकि वो चीज कैंप के बाहर पेड़ों से टकरा रही थी और हलचल कर रही थी। जमाया के पिता ने आरवी वैन का दरवाजा खोला और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। हम तुरंत आरवी वैन के अंदर पहुंच गए। सौभाग्य से वो एक बहुत बड़ी वैन थी और हम सभी 10 लड़के और जमाया के माता पिता हम सब वैन में फिट हो पा रहे थे। अचानक जमाया के पिता ने कहा, आखिर तुम सबको क्या दिक्कत है? जमाया के पिता सचमुच हम पर काफी क्रोधित थे। तब जमाया ने उनको बताया, डैड, ये एक गोटमैन है जो वहां बाहर जंगल में है। उसके पिता ने कहा, क्या? एक गोटमैन? जमाया जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक वैन के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को किसी धातु के रॉड से मारा गया हो। ये आखिर क्या चीज है?
जमाया के पिता अकेले ही बोल रहे थे और उसकी मां सहित हम सभी भयभीत थे। जमाया उसकी मां को गले लगा रहा था और मैं और मेरे दोस्त स्तब्ध होकर वहीं पर खड़े रहे। तभी दरवाजे पर एक और धमाका हुआ, लेकिन इस बार वो आवाज ज्यादा तेज थी। और उसके बाद एक आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। ये शब्द मेरे द्वारा अब तक सुने गए सबसे अप्राकृतिक शब्दों में से थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा दैत्य है जो हम डरावनी फिल्मों में देखते हैं। इसकी आवाज बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। वो जो कुछ भी था वो निश्चित रूप से कोई मानव नहीं था। जमाया के पिता को भी पता था कि ये कोई अजीब और खौफनाक चीज है। जैसे ही वो चीज वैन के दरवाजे को पीटती रही, जमाया के पिता ने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक कैबिनेट खोला और एक रिवॉल्वर निकाला। उन्होंने उसे लोड किया और दरवाजे के आर पार एक गोली चलाई। उसके बाद हमने एक खौफनाक दैत्य की एक भयानक चीख सुनी। हमने तेज कदमों की आवाज भी सुनी जो एक घोड़े की तरह थी, जो कैंप स्थल से दूर जा रही थी और झाड़ियों के बीच से निकल रही थी। हमें यकीन हुआ कि जरूर वो दैत्य भाग निकला है। फिर जमाया के पिता ने वैन का दरवाजा धीरे धीरे खोला और वो वैन के बाहर कैंप साइट में चले गए और उन्होंने हवा में कुछ और गोलियां चलाई। उस रात हम सब आरवी वैन में ही रुके रहे। हम सब इधर उधर सो रहे थे। हम में से कुछ लोग फर्श पर सोए थे। जमाया अपनी मां के साथ सोफे पर था और उसके पिता ड्राइवर की सीट पर थे, जिसे उन्होंने हमारे सामने घुमाकर रखा हुआ था। उन्होंने हमसे वादा किया कि जब हम सोएंगे तो वो बाहर उस गोटमैन पर नजर रखेंगे। लेकिन हमें असल में उस वक्त नींद नहीं आई। मैं पूरी रात वैन के बाहर इधर उधर चलने वाली उस चीज को सुनता रहा। वो गोटमैन पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहा था और मैंने उसे अलग अलग स्वरों में फुसफुसाते हुए सुना, मुझे अंदर आने दो। ये वापस सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। फिर आखिरकार सूरज निकल आया और इसके साथ ही सारा शोर फीका पड़ गया। यहां तक कि वो भयानक दुर्गंध भी चली गई। जमाया के पिता ने हमें तब तक बाहर नहीं जाने दिया जब तक सूरज पूरी तरह से उग नहीं गया। फिर आखिरकार वो हमें वैन के बाहर ले गए। हम अपना टेंट और अपना सामान पैक करने चले गए। हालांकि जब हम टेंट के पास पहुंचे तो वो तहस नहस हो चुके थे। उसकी सपोर्ट रॉड्स हर जगह फैली थी और उनका कपड़ा कटा फटा हुआ था। मुझे लगता है कि गोटमैन या वो जो कुछ भी था वो असल में कैंपर से काफी नफरत करता होगा शायद। खैर, हमने वो सब कुछ पैक कर दिया जो बचा हुआ था। तभी जमाया के पिता ने हमसे कहा कि वो हम सबको अपनी आवी वैन में घर छोड़ देंगे और हम उस जंगल से निकल पड़े। हमारे साथ दो और लड़के भी थे जिन्हें हम ज्यादा जानते नहीं थे। उनमें से एक काफी अजीब और शांत लड़का था
जिसे हम में से कोई भी नहीं जानता था। हालांकि पूरी ड्राइव के दौरान हैरी घबराया हुआ लग रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्यों वो इतना घबरा रहा था। फिर उस पार्क के अंत के पास उन लड़कों में से एक, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, उसने हमें बताया कि वो वही जंगल में उतरकर वैन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसका घर जंगल के पास ही है और वो वहां से फेरी लेना चाहता है। मुझे असल में याद नहीं है कि उसने क्या कहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि वो अजीब सा शांत लड़का वो भी उसके पीछे पीछे वैन से बाहर चला गया। जमाया के पिता ने उन दोनों को सुरक्षित रहने के लिए कहा और वो हम में से बाकी लोगों को शहर में अपने घर छोड़ने आगे चल पड़े। आखिरकार हम शहर पहुंच गए। हमने जमाया और उसके परिवार का शुक्रिया अदा किया और हम वैन से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद जब मैं और हैरी अकेले जा रहे थे, तभी हैरी ने मुझे बताया कि वो वैन में किस बात से डर गया था। उसने मुझे बताया कि जब हम टेंट से अपना सामान उठाते हुए वापस वैन में आ रहे थे, तो वो दूसरे ग्रुप के साथ एक और लड़का था जो पहले उसे वहां नहीं दिखा था, लेकिन वो हमारे साथ वैन में मौजूद था। ये वही अजीब शांत लड़का था जो जंगल में वैन से बाहर उतरा था। हैरी ने कहा कि उसे यकीन हो गया कि ये लड़का एक बहरूपिया है और असल में वो ही एक गोटमैन था जो भेस बदलकर हमारे साथ वहां मौजूद था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हैरी ने कहा कि उसे डर था कि अगर उसने उसका जिक्र किया तो शायद वो हम सब पर हमला कर सकता था, इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। ये अजीब किस्सा सुनने के बाद मेरा खून ठंडा पड़ गया और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जिस गोटमैन से भाग रहे थे वो असल में हमारे साथ ही मौजूद था और हम पर नजर रख रहा था। मुझे पता है कि आप इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो भी घटना मैंने आपको बताई है वो पूरी तरह सच्ची है और इसे अनुभव करने के बाद मैं काफी सदमे में आ गया था और तब से लेकर आज तक मुझे ये भ्रम होता रहता है कि वो अजीब दैत्य मेरे घर के बाहर है और वो मुझे अपने पास बुला रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानियों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की कहानियाँ अच्छी लगी होंगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ नई और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।